बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उसवा मुक़द्दस रीमा rahmatullah.com के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। हमारी आज की पर्सनैलिटी, एक बार फिर हमने उनको दावत दी अपने प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा कि वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज भी मैं यही बात कहूँगी कि वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उस दिन हमने उनसे जो प्रोग्राम किया वो उनकी पर्सनैलिटी पे था, लेकिन आज जो हम उनके साथ बात करेंगे वो डिफरेंट लॉज पे होगी, डिफरेंट इश्यूज़ पर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से मियाँ ज़फ़र इकबाल कलानौरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर थैंक यू सो मच वंस अगैन कि आप हमारे दोबारा से कहने पर, हमारी इनविटेशन पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए सर। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि कलानौरी साहब जो हैं वो एक वर्सेटाइल लॉयर हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ में वो जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लॉ के डिफरेंट एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हैं, इवन हर एरिया में प्रैक्टिस करते हैं वो। आज जो हमारी डिस्कशन इनसे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉ की फील्ड है इसमें अगर दीवानी मुकदमात हैं तो 40-50 साल से पहले हल नहीं होते पाकिस्तान के सिस्टम में, बहुत लंबा अर्सा चलते हैं। इस तरह से जो क्रिमिनल साइड के ऐसे केसेस हैं वो बहुत टाइम ले जाते हैं, और ऐसे टैक्सेस के कवानीन हैं जिससे मतलब बेशुमार ऐसे कवानीन जो बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी आज एक नए कानून पर, जिसमें ADR और मीडिएशन का जो है वो इस हवाले से हमारी जो है बातचीत होगी कलानौरी साहब से, क्योंकि बेसिक जो ADR और मीडिएशन क्या है और मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, और कोई उसके नुकसान पाकिस्तान सिस्टम को मुतासिर तो नहीं करेंगे। इन सब जो सवालात हैं इन पर हम उनसे बहस करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके जवाबात लेंगे। चलते हैं, मूव करते हैं कलानौरी साहब की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। मैंने पहले कहा कि वंस अगेन आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत शुक्रिया सर। सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, टैक्स, कॉर्पोरेट, ये हर इंसान जानता है, हर वकील जानता है, वकील नहीं इवन पाकिस्तान का हर बंदा जानता है इस बारे में। तो सर ये जो मीडिएशन है, ADR है, सर ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए पाकिस्तानी जो बहुत सारे, मैं समझती हूँ 85% वकला हैं जिनके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो सर ये बेसिक ADR और मीडिएशन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक अल्टरनेट सिस्टम है, कॉमन सिस्टम से हट के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, इसे ADR कहते हैं। ADR किसी न किसी फॉर्म में दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है, झगड़ा होता है, उसको हल करने का कोई तरीका भी होता है, किसी न किसी फॉर्म में रहा है। मसलन हमारे अपने फॉर्म में, ये एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। कट, पर्या, पंचायत, ये जिरगा, ये हमारे इथोज में है, रहा है ज़रूर सिस्टम। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान पाक में लिखा है अलसुलह अल खैर। अगर झगड़ा हो जाए दो फरीकैन में तो दोनों तरफ से एक एक फरीक डाल लो, ये कुरान पाक की आयत है, अल्लाह का कलाम है जो कहते हैं, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मगर अमेरिकन्स को ये बिल्कुल इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जदीद फॉर्म में ये जो ADR है, इसको उन्होंने जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, इसका क्रेडिट उनको ही जाता है। उन्होंने किया ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से कोई 35-36 साल पहले अमेरिका में कुछ अटर्नीज और जजेस इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि मुकदमात तो बहुत लंबा अरसा ले जाते हैं, क्यों ना कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि पार्टीज़ जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करें। अब उनको जो बातचीत करवाने वाला उसे फैसिलिटेटर कहते हैं। वो फैसला नहीं करता, वो एक सहूलत कुनंदा है जो लोगों के लिए मामन बनता है कि वो अपने आपस में बात कर लें। दुनिया में हर झगड़े का अंजाम सुलह है। होता ही है कि झगड़े लोग बढ़ा देते हैं। मसलन मेरे सिस्टम में ये देख लीजिए, लोग कहते हैं कानूनी मशवरे मुफ्त दिए जाते हैं। जी। और वो कहते हैं कि जी एक पार्टी को लोग ऐसा भी एडवाइस कर देते हैं, बल्कि लॉयर भी ये कह देते हैं कि तुम जीतो ही जीतो। उनको असल पिक्चर अगर सामने आ जाए और उनको बैठने का मौका मिले तो शायद वो उससे कम पे और उन चीज़ों पे जो डूएबल हैं राज़ी हो जाए। तो ये एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाता है, और इनमें से सबसे पॉपुलर मोड जो है वो मीडिएशन है। जी सर। अब हमारा जो सिस्टम है जिससे हम डील कर रहे हैं, जो हमने ब्रिटिशर्स से इनहेरिट किया, कॉमन लॉ सिस्टम, इसको एडवर्सोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं कि एक पार्टी एक चीज़ कहती है, दूसरी उससे इनकार करती है। जी सर। अच्छा, अब दावा आता है, जवाब दावा आता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होती है, फैसला आता है, फैसले के खिलाफ अपील, अपील दर अपील,
3-3, 4-4 नस्लें लोग रो रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अब मीडिएशन में मैं आपको एक आसान तरीके से आज मीडिएशन जो है ना वो समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर हैं और आप कोरिया में, जी सर, आपने उसके सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो हैं वो किसी को पाकिस्तान के लिए दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 1 महीने में जितने मोबाइल फ़ोन बिक जाएंगे आप उनके पैसे वापस दे देंगे, और जो नहीं भी बिके फिर भी दे देंगे, लेकिन 1 महीने का ब्रीदिंग पीरियड है। ये आपका अरेंजमेंट है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि वो जो आपका एजेंट पाकिस्तान के लिए सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वाला है, उसने आपके 10 करोड़ रुपए देने हैं और वो नहीं दे रहा। अब आप पाकिस्तानी सिस्टम में आइए, एक दावा करेंगे, वकील करेंगे, कोर्ट फी लगाएंगे, और उसके बाद तमील होगी, वो इनकार करेगा, इश्तिहार अखबार होगा, वो भी एक वकील करेगा, इश्यूज़ फ्रेम हो जाएंगे कोर्ट के अंदर। फ़र्ज़ करें 10 साल के बाद आप जीत जाती हैं, जी जी, और आपको वो 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो मुझे बताइए 10 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी? फिर अभी इसकी अपील है हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जी सर, हो सकता है 15-16 साल और लग जाए। जी सर, और अगर वो पैसे उतने मिले तो उनकी वैल्यू नहीं, और हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी रुइन हो जाए और वो आपको पैसे ना दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भिजवा दें। आपको क्या मिला? आप खुश नहीं है, दूसरी पार्टी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके भी अदालत की दीवारें भी पैसे मांगती हैं, उनका भी पैसा खर्च हो चुका है, कुछ नहीं मिला। अब आप इसकी बजाय मेरे पास आते हैं, मैं एक मीडिएटर हूँ, मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेट्स से मीडिएशन सेंटर में बैठा हूँ, एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ, ट्रेंड मीडिएटर हूँ। जी सर, आपका केस मेरे पास आ गया, मैं आपसे अलहदगी में बैठ के बात सुनता हूँ, आप मुझे इन्वाइसेस दिखाएंगे, कहेंगे देखें जी ये 10 करोड़ रुपए इन्होंने मेरे देने हैं, ये इन्वाइसेस हैं। सिंपल, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं दूसरे कमरे में गया और उन साहब से जाके पूछा जी आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? वो तस्लीम करेंगे कि हाँ हमने पैसे देने हैं, लेकिन मैं उनसे फैसला नहीं करवा रहा। लोग पर हमें झूठ नहीं बोलते। वो कहेगा जी मैंने पैसे देने हैं, लेकिन मेरा कोई बिजनेस लॉसेज हो गए हैं, अगर मेरे साथ कोई किस्तें कर लें तो सहूलत हो जाएगी। मैं उन्हीं से पूछूंगा कि ये किस्तें कैसे कर लें, तो वो कहें जी ऐसा करें कि करंट रिलेशनशिप ऐसे ही रखें, 1 महीने का जो ब्रीदिंग पीरियड है वो चलता रहे, और जो सबका है उसको आप किस्तें कर लें। वो किस्तें, वो कहते हैं जी हम देते रहेंगे 10 लाख रुपए महीना। अच्छा, अब मैं उनको आपके सामने ले आता हूँ, आप आमने सामने बात करते हैं, आप कहेंगे जी 10 लाख रुपए में तो मेरे तो पैसे ही टूट गए। खैर करते कराते कहीं जाके सेटलमेंट हो जाता है, वो कहते हैं जी 50 लाख सबका देते रहो और आइंदा का बिजनेस रिलेशनशिप कायम रखें। आपने ये जो फैसला किया, मैंने कोई फैसला नहीं किया, मैं सिर्फ आपको 5 लाख की सहूलत दे रहा हूँ, मेरी ये स्किल है, ट्रेन है। वो आपने जो फैसला वो लिख दिया, ये अदालत में गया, अदालत के जरिए डिग्री होगी, एज फोर्स ऑफ ए डिग्री है, तो अब आप भी खुश, वो भी खुश, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। ना इसकी अपील है, ना कोई खर्चा हुआ। तो ये वो निज़ाम है जो लोगों के फ़ायदे में है। अमेरिका में आज की तारीख में सिर्फ 5% केसेस अदालत में जाते हैं, 95% आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होते हैं। जापान के अंदर कोई 80%, इंग्लैंड ने खुद वुल्फ रिफॉर्म के बाद 1990 में निज़ाम चेंज कर दिया, कोई 70%, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मलेशिया में, हर जगह पे। तो ये वो निज़ाम है जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, और ये पाकिस्तान में भी अब पूरी आबोताब से आ गया है। किसी ज़माने में ये ADR पाकिस्तान के अंदर इस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। ये बात है सन 1998 की। पाकिस्तान से कुछ लोग अमेरिका बुलाए गए टूर करने के लिए कि हमारा निज़ाम देखें। वहाँ से बड़े टॉप क्लास अटर्नीज और जजेज आए थे, को 30 के लगभग। उन्होंने पूरा पाकिस्तान फिरा। एंड ऑफ देयर टूर उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि आके आप हमारा ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम देखें। तो बाकी सब जजेस थे, वकला में से मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं गया। जब हम वहाँ गए, हमने ये सिस्टम देखा तो हम वापस आए। तो यहाँ पे 4 चीफ जस्टिस के साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया है। यहाँ पे जज साहब थे, पहले एजाज निसार साहब, फिर शेख रियाज साहब, मियाँ अल्लाह नवाज साहब और राशिद अजीज़ साहब। मुझसे एक सवाल उन्होंने पूछा कि हमारे सिस्टम में तो कानून में किसी जगह पे ये ADR या मीडिएशन नहीं है, क्या कोई ऐसी सूरत है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दे दें और इम्पार्ट कर दें और शुरू कर दें? तो मैंने उनको कहा जी फैमिली कोर्ट्स एक्ट में सेक्शन 10 और सेक्शन 12 प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन, पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन 1964 से लेकर हमेशा से किताब पे है, किसी ने सीरियस नहीं लिया। चले इस तरह के केसेस में सिलेक्ट करते। हमने अमेरिका से कोई मीडिएटर्स बुलाए, केयरफुली कुछ जजेस सेलेक्ट किए, उनकी ट्रेनिंग की। ये कोई 52 घंटे की एक एक्रीडेशन है जिसके अंदर रोल प्लेज होते हैं और ट्रेनिंग होती है। हमने ट्रेनिंग करने के बाद लाहौर से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पहले फैमिली केसेस में, फिर हमने लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स लाए, ऑर्डर 37 में ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक हुंडी पर नोट के केसेस लाए। ह्यूज सक्सेस।
यहाँ से हम मुल्तान चले गए, मुल्तान से हम इस्लामाबाद चले गए, क्योंकि इस्लामाबाद उस वक्त हाई कोर्ट नहीं बना था, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अंडर था। ये 1 साल 4 माह प्रोजेक्ट चला है, कोई 80% मुकदमे बगैर ट्रायल के लोगों के रिजॉल्व हुए हैं। और अब वो सिस्टम को ब्रेक लग गई है। एक चीफ जस्टिस साहब आए, फलक शेर साहब, वो फ्रेंडली नहीं थे रिफॉर्म के लिए, उन्होंने कहा जी सब कुछ पुराना ही रहने दो, उन्होंने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फिर हमारी तहरीक चल गई, दोबारा ये ऑन रेल्स नहीं आ सका। आई डिड नॉट गिव अप। हमने कानून में बहुत सी तरमीम करा दी, सेक्शन 89A सिविल प्रोसीजर कोड में आ गया, ये स्मॉल क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2002 में ADR आ गया, वो हमने उसके अंदर डलवाया। देन इसके बाद आपके ये जो टैक्स लॉज हैं, ये अब इस वक्त FBR में मीडिएशन हो रही है, उन लॉज में ये मीडिएशन का गुंजाइश मौजूद है। हमने KCDR कराची कंसेंसुअल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाया, वहाँ पे जजेस की ट्रेनिंग की कराची में। लाहौर में मीडिएशन सेंटर यहाँ पे बना दिया है चेंबर में। और एक बात मैं आपको बताऊँ, मीडिएटर होने के लिए कतन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर हों। बाज़ केसेस में एक नॉन लॉयर बेहतर मीडिएटर हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि एक डिस्प्यूट जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एक इंजीनियर अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अच्छा हो सकता है। तो लाहौर चेंबर में इस वक्त जो टोटल मीडिएटर्स 49 है, उनमें से सिर्फ 18 लॉयर्स हैं, बाकी दूसरे हैं। ये स्किल है, सीखनी पड़ती है। जैसे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इसी तरह मीडिएटर की भी ट्रेनिंग है दुनिया भर में। ये वर्ल्ड बैंक और IFC के ज़रिए से हमने ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू की। मैं अमेरिका में भी मास्टर ट्रेनर हूँ, मीडिएटर हूँ, एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ। इंग्लैंड में भी हम हैं। एक अदारा है सीडर, उसके साथ मिलकर IFC और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे पहले एक्रेडिटेड मीडिएटर्स बनाए, फिर उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उनको मास्टर ट्रेनर बनाया, फिर ट्रेनिंग दी ट्रेनर्स प्रोग्राम किया, फिर हमने इसको इंडिजनाइज करके कोर्स डिज़ाइन किया कि पाकिस्तानी लॉ पे लोगों को कैसे सिखाना है। तो ये जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पे आ गए मंसूर अली शाह साहब। अब वो भी एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं, तो उन्होंने मुझे कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र और ADR लाहौर हाई कोर्ट में इनवाइट किया और केस मैनेजमेंट पे मैंने ये काम किया कि हमने 169 जजेस की ट्रेनिंग, यही जो 52 घंटे वाली है, ये काफ़ी टफ ट्रेनिंग है, 70% सिर्फ सक्सेस है कि ये मुख्तलिफ बैजेस में कोई हमें 7-8 महीने लगे वो ट्रेनिंग की। और हमने मीडिएशन सेंटर्स लाहौर से शुरू किया था, पहले 1 बनाया था, फिर 3, उसके बाद 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 36 सेंटर्स बना दिए। अब इसमें हर तरह के केसेस, फैमिली केसेस, और इसमें ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ के आपस में झगड़े पार्टीशन के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, वो डाले, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के केसेस इसके अंदर, इवन क्रिमिनल केसेस, 489F के केसेस, और जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो भी डाले। आप बिलीव करें कि ये इतना ह्यूज सक्सेस प्रोजेक्ट जा रहा है कि इसमें सक्सेस रेशियो इज़ मोर देन 85%। और एक आपका 40 साल पुराना झगड़ा 1.5-2 घंटे में हल हो जाता है, और ये बिल्कुल मुफ्त है। जजेस जो हैं वो मोटिवेट करते हैं, पार्टीज उधर जाती हैं, और लॉयर इसका बड़ा एसेंशियल पार्ट है। वकील जो है उसकी मौजूदगी मीडिएशन में फ़ायदा देती है। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछते हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे वकला को नुकसान तो नहीं होगा कि लाइक जिस तरह आपने बोला कि अब अगर कोई इंजीनियरिंग का मैटर है तो वहाँ पे इंजीनियर आएगा, ठीक है, इस तरह डिफरेंट फील्ड्स के अगर मैटर आ रहे हैं तो डिफरेंट फील्ड्स के जो रिलेटेड लोग हैं जो उसमें एक्सपर्ट हैं वो आएंगे। सर, इस फील्ड से मतलब ADR से या मीडिएशन से फिर जो लॉयर्स हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं है? जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ADR शुरू हुई है ना, तो सबसे पहले मुखालफत वकला से ही आती है, बिकॉज लॉयर्स थिंक यू आर गोइंग टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस, दिस इज व्हाट दे थिंक। लेकिन बाद में सबसे बड़े सपोर्टर भी लॉयर होते हैं। उसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखें, आपके चैम्बर में एक केस है और आपकी उसको कोई फ़ी मिली है आपको, और वो मुकदमा अगर चल गया 10 साल चल गया, आपको 5 रुपये पेशी नहीं पड़ेगी। हमारी अप फ्रंट फ़ी मिलती है, हम कंटिजेंट बेसिस पे तो फ़ी लेते ही नहीं, तो हमें लंबा चलने का क्या फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि हमारे चैम्बर से ये मुकदमा ख़त्म हो। अगर वो थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व हो जाता है तो मुझे तो फ़ी मिल चुकी हुई है, नुकसान कोई नहीं। सेकेंडली, जितनी मीडिएशन है उसके अंदर लॉयर उसका एसेंशियल पार्ट है, उस लॉयर्स की प्रेजेंस उधर फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं होता, इसलिए लॉयर इज़ पार्ट ऑफ इट। थर्डली, मैं लॉयर्स को कहता हूँ, लेट द लॉयर बिकम अ मीडिएटर देन बीइंग अ मेयर प्लीडर। आप ये नई स्किल क्यों नहीं सीखते? दुनिया भर में जो सक्सेसफुल मीडिएटर्स हैं उनकी रेशो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ मीडिएटर्स, आई वुड से मोर देन 70% सक्सेसफुल मीडिएटर्स आर लॉयर्स। जजेस अच्छे मीडिएटर नहीं होते, वो सिर्फ जुडिशल मीडिएशन हम इसलिए करा रहे हैं कि मुफ्त है और वो जज बाद में ट्रायल नहीं करता इसलिए कामयाब है। बुनियादी तौर पे जज जो है वही इज़ ट्रेंड टू रेंडर जजमेंट, और मीडिएटर आखिरी आदमी है जिसने फैसला करना है, इसलिए वकील बहुत अच्छा मीडिएटर होता है।
तो ये सीखने की ज़रूरत है। ये कोर्सेज अब पाकिस्तान बार काउंसिल के अप्रूव्ड लिस्ट पे हैं। आपको ऑप्शनल कोर्सेज में ये कोर्स है, आप क्यों नहीं रखते लॉ स्कूल में, और बाद में बाय वे ऑफ कंटिन्यू लीगल एजुकेशन जैसे जजेस की हमने ट्रेनिंग दी है, ऐसे कोर्सेज बार काउंसिल्स को करवाने चाहिए और वकील ट्रेंड हो, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। और थर्डली बात यह है कि आप और मैं वकील जो हैं वो बाद में इंसान पहले हैं। तो आप बिलीव करें कि हर वो रात जब मैं एक झगड़ा ख़त्म करवा के मीडिएट करवा के जाता हूँ, मुझे नींद बड़ी आला पड़ती है। तो अगर मैं लोगों की तकलीफ़ दे के और उनके झगड़े बढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, तो पैसा तो नसीब का है। मुझसे खूबसूरत और मुझसे ज़हीन लोग तो धक्के खा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं बहुत लायक हूँ, ठीक है ना, ये तो पैसे की तकसीम तो अल्लाह की तरफ से है। तो आप पैसा क्या ऐसे काम से कमाना चाहते हैं? नहीं। अगर सिस्टम रिजॉल्व होगा। दूसरा, हर केस मीडिएशन के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं। अब जब ज़्यादातर केसेस इधर रिजॉल्व हो जाएंगे तो जो बाकी रह जाएंगे वो कोर्ट में रश कम हो जाएगा और वो तेज़ी से डिसाइड होंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिस्टम डिलीवर करना शुरू कर देगा। जब सिस्टम डिलीवर करेगा तो वकला के लिए भी हलाल की रोज़ी बेहतर बनेगी, सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद होगा। इसलिए ADR ज़रूरी है। और इंसान एक जैसे हैं। अगर एक चीज़ इंडिया में कामयाब है, हमारे जैसे लोग हैं, बांग्लादेश में कामयाब है, तो वो पाकिस्तान में कैसे रुकेगी? ये भी अब कामयाब होगी। और इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। देखिए, अगर आपका बिल ज़्यादा आ जाए तो ये कोई अदालत में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाला है, उसकी बजाय अगर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है वो बैठ के तो लोगों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करा दे, तो क्यों अदालत में जाना ज़रूरी है? हर झगड़े के लिए अदालत में जाना ज़रूरत नहीं है। फिर यह है कि हमारे तो इवन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में हीनियस क्राइम्स भी आते हैं। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस है, कंपनसेशन मिल जाना जो है ये भी तो एक चीज़ों का हल है। तो उसको करवाने के लिए अगर आप वो वाला सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, ये दुनिया में सब जगह अंग्रेज़ों ने दिया था। अब उनके मुल्क में अगर चेंज आ गई है और उनके लिए वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने तब्दीली कर ली, तो हमें भी तब्दीली करनी पड़ेगी। दुनिया ग्लोबल विलेज है। याद रखिएगा कि जो सिस्टम डिलीवर नहीं करता, दैट इज़ डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट। कोई बाहर का बंदा आके ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है जिसके अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वो रिजॉल्व ही ना हो। अगर एक बाहर की कंपनी आती है तो वो ऐसे मुल्क में जाएंगे जहाँ पे झगड़ा हो गया और रिजॉल्व हो जाएगा। मसलन टैक्सेशन के डिस्प्यूट्स हैं, एसएससी ने पैसे देने हैं और डिपार्टमेंट में लेने हैं। अब ये क्या तरीकाकार है कि आप उसको टैक्स का झगड़ा आप हथकड़ी लगा दें, उसकी बजाय अगर आप रेजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन कराएं थर्ड पार्टी के ज़रिए से, तो यही हो जाएगा ना, टैक्स इतना न इतना बनता है, फैसिलिटेट कर दो इसको, कोई किस्तें कर दो। इसी तरह बैंकिंग का मामला है, अगर किसी ने फाइनेंशियल अरेंजमेंट की हुई है तो आप ये कर दें कि उसको रीस्केड्यूल कर दें और वक्त पे ले लें। अदालत में क्या हासिल होगा? अदालत में तो उस झगड़े को नहीं ले जाना। हाँ, अदालत में बाकी सीरियस डिस्प्यूट ले जाने हैं जो कि मीडिएशन से हल नहीं हो सकते। मसलन मीडिएशन में क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं आता, चीज़ रिपोर्ट नहीं होती, तो आप लिटिगेट करना चाहते हो, वो वाला मुकदमे अदालतों के चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली हमने सिविल प्रोसीजर कोड की जो शेड्यूल 1 है, जो ऑर्डर एंड रूल्स हैं, उसके अंदर एक मेजर तब्दीली की है। मैं हाई कोर्ट की रूल्स कमेटी का मेंबर था, ये कोई चौथी कमेटी है जिसका मैं मेंबर था। और अभी अमीनुद्दीन साहब के अंडर जो कमेटी है उसने सेक्शन 122 CPC ये कहता है कि ये वाली अमेंडमेंट्स जो है हाई कोर्ट खुद कर सकता है। रूल्स कमेटी ने अमेंडमेंट्स की, फुल कोर्ट पूरे के पूरे जजेस ने उनको पास किया और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का हो गया। वी हैव अ न्यू CPC जो कि हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तजर्बाती तौर पे कसूर, मुजफ्फरगढ़ और जेलम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और बाकी जगह हो गया। इसमें होगा क्या? इसमें एक तो ये है कि जज जो है उसको हमने मैनेजर बना दिया, ही इज़ नॉट अ साइलेंट स्पेक्टेटर। हमारा सिस्टम अभी ये है कि अगर पार्टीज़ में से एक चाहे कि मुकदमा नहीं चलना तो वो नहीं चलने देगा। अब जज हर काम करवाएगा। मसलन अगर लिखा है ऑर्डर 8 रूल 1 रेड विद कैन के 30 दिन में जवाब देना आना है, तो 30 दिन का मतलब 30 दिन है, 31वां दिन भी नहीं। ये क्या है? आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका और जाने के साथ मौका, ऑल ओवर ये चेंज हो गया। अब हर ना काम करने के साथ कोई कॉस्टें भी हमने डाल दी हैं कि ये वक्त पे होगा। अच्छा, वो होने के बाद जज के पास डेट ऑफ हेयरिंग जो है, इश्यूज़ की वो डेट ऑफ हेयरिंग है, पार्टीज़ की मौजूदगी में वो इश्यूज़ फ्रेम करेंगे जो रियली अराइज हो रहे हैं। अब तो जो जवाबदावे में ऑब्जेक्शन ले लें वो सारे प्रिलिमिनरी इश्यूज़ बन जाते हैं। उस डेट पे जज साहब 2 काम करेंगे। एक तो कहेंगे कि पार्टीज़ को कि आप मीडिएशन के लिए जाइए, और 30 दिन में अगर फैसला हो गया तो कोर्ट में रूल ऑफ द कोर्ट बन जाएगा ऑर्डर 23 में। अगर नहीं हुआ तो मुकदमा चलेगा, लेकिन वो पार्टीज़ को पूछ के उनकी डायरियाँ देखने के बाद एक डेट देंगे। बेशक वो 3 माह बाद की होगी, लेकिन कंटिन्यूस ट्रायल होगा, डे टू डे, रोज़ मुकदमा चलेगा जब तक वो कंक्लूड ना हो। और कंक्लूड होने के बाद 14वें दिन की वो डेट डालेगा, उस दिन उसने जजमेंट देनी है और आपके हाथ में जजमेंट आएगी। 14वें से 15वां दिन भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू एक्सिक्यूशन होगी। अपील जो है उस अदालत ने नीचे से रिकॉर्ड खुद मंगाना है,
और ऊपर चला जाएगा, वो आपकी तमिलों के झगड़े ख़त्म हो गए। तो ये इतनी तेज़ी से मुकदमे चलेंगे कि अगर ये ADR भी साथ लगा लिया तो आप यकीन कीजिए कि अब 6 माह में मुकदमे का फैसला हो जाएगा। ये एक इनकलाब आ चुका, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मियाँ साकिब निसार साहब, उनको जितना कानून आता है हम सब जजेस को और वकला को मिलकर भी नहीं आता। ही हैज़ गॉन थ्रू द मिल, उनको बहुत कुछ पता है। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनकी रिफॉर्म का हिस्सा हूँ। जो बड़ी बड़ी रिफॉर्म की है उनमें से लाहौर हाई कोर्ट की ये जो रिफॉर्म है उनकी सुपरविजन में हमने की है, ये हो गई है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है और बाई वे ऑफ पायलट्स चलेगी और पूरे पंजाब में आएगी। बाकी सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। आपको मैंने बताया इससे पहले मंसूर अली शाह साहब की मदद से ऑलरेडी हमने मीडिएशन का सिस्टम लिया है। अब जो ज़रूरत है, ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आपकी बार के नुमाइंदों को, बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशंस को, कि प्लीज़ वकला को भी आप अपडेट करें, उनको भी ये ट्रेनिंग्स दें, क्योंकि ये बात मुनासिब नहीं होगी कि जजेस की ट्रेनिंग हो रही है, वकला की नहीं हो रही, तो ये नए सिस्टम के बारे में वो वाकिफ ही नहीं होंगे और वो कर नहीं सकेंगे। ये काउंसिल्स को करने का काम है, बार एसोसिएशंस के करने का काम है। और एक बात आप अपने दिल में बिठा लें, मुझे भी बिठानी है, कि कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक को सीखना है, हमें पढ़ने की हर वक्त ज़रूरत होती है। और नए नए डिसिप्लिन जो हैं इसके बारे में अगर हम नहीं जाना, हमारा कानून रिडेंडेंट हो गया, फिर सिस्टम प्रोसिक्यूशन का पुराना हो गया, इन्वेस्टिगेशन का पुराना हो गया, जजिंग का पुराना हो गया, हमें समझ ही नहीं आ सकती। आज एक बटन दबा के एक स्मार्ट इस किस्म के लोग हैं कि यहाँ से पैसा स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर देते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे? ये जो JIT वगैरह में काम हुआ, ये मुल्क से बाहर हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेटर इतना ट्रेंड ही नहीं है। आप देखिए, ये DNA स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है, दुनिया में 2 ट्विंस के अलावा किसी से नहीं मिलता। और अगर ये नहीं सीखेंगे आपको कैसे पता लगेगा? मैंने तो यॉर्कशायर पुलिस के साथ काम करके उनसे सीखा है, हमें ये सबको पढ़ना है। वी हैव टू गो बैक टू स्कूल। आज ये पॉसिबल है कि एक डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर से थंब इम्प्रेशन दूसरे पे शिफ्ट कर दिया जाए और ये प्रूव करना कि मैं फिजिकली वहाँ नहीं था, इट इज़ हेल ऑफ ए जॉब। अब तो आपकी नई जो जंग होनी है, या पानी की होनी है, या साइबर वॉर होगी। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, और तमाम वो लॉयर्स जो ये नई चीज़ें सीखेंगे उनके लिए तो ऑप्शन है कि वो सर्वाइव करेंगे, वरना दुनिया ग्लोबल विलेज है, लोग यहाँ नहीं आएंगे। जैसे आर्बिट्रेशन है, ये देखें, ये पाकिस्तान में फेल्ड फिनोमेना है, 2 वजह से फेल है। मसाइल इसमें जो है ना वो उजागर होते हैं। एक तो ये है कि हमारा कानून जो है वो बड़ा डिफेक्टिव है कि आपने अवार्ड दिया, अवार्ड देके फिर इसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए कोर्ट में जाएं, एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू हो जाता है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना। तो ये तो बुरी ऑप्शन हुई। दुनिया में कानून बदल गया। मैंने एक नया ADR एक्ट बनाया 2017, वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रोविंशियल असेंबली के पास वो पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी अब होने वाला है। आपकी तो बुक भी एक आ रही है ना ADR मैकेनिज्म पे? जी, वो भी आ रही है। और मैंने एक कई नए कानून पे काम किया, उनमें से एक आर्बिट्रेशन एक्ट डोमेस्टिक नया लिखा है। उसमें यह है कि अवार्ड पर सी एनफोर्सेबल एट लॉ होगा, सिर्फ कटेल्ड फॉर्म में जुडिशियल रिव्यू हाईकोर्ट कर लें तो कर लें, ताकि बेहतर अल्टरनेटिव हो। अब देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। कोई बंदा एक टर्की से आता है पाकिस्तान, वो आके कहता है जी मैं पावर प्लांट लगाता हूँ। आप कहते हैं जी 18 महीने में लगा दो, आप में तुम्हें जगह एक्वायर करके देंगे। वो आके पहला काम तो उसको यही पड़ जाएगा कि जैसे ही आप उसको जगह एक्वायर करके देंगे, एक स्टे लग जाएगा, सिविल जज से जाके कोई पार्टी ले लेगी। उसके 18 महीने कहाँ से पूरे होने हैं? आपको वो पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट आप चेंज करना है, रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट लाएं कि जिसकी जगह एक्वायर कर रहे हैं उसके मार्केट रेट पे पैसे भी दें और उसको रिहेबिलिटेट भी करें, तो वो खुश हो जाएगा, उसकी गुडविल के भी पैसे दें। आपको नया कानून बनाना है, आपको उसको बताना पड़ेगा डबल टैक्सेशन होनी है, पाकिस्तान में टैक्सेशन होगी तो उधर नहीं होगी, आप पैसे बाहर कैसे ले जा सकेंगे उसे समझाना पड़ेगा। आपको SCCP का नया लॉ आ गया है और वो बड़ा फ्रेंडली है इन्वेस्टर के लिए, उनको बताना है कि कंपनी नॉल ले आ गया और उसमें जितने झगड़े हैं वो ज़्यादातर SCCP लेवल पे रजिस्ट्रार हल करेगा। उसके अंदर भी हमने ADR डाल दी है, वो भी वहाँ पे है, तो उनको ये पता लगेगा झगड़ा हुआ रिजॉल्व हो गया। फिर आपको ओवरऑल सिस्टम के अंदर उनको ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा फोरम अब डेवलप करने जा रहे हैं कि हम अपनी आर्बिट्रेशन कराने के लिए क्यों वियना जाते हैं, क्यों दुबई जाते हैं, क्यों स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम वहाँ से मीडिएटर यहाँ लाएंगे, यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं और हम एक्रेडिटेशन जिस तरह मीडिएशन की कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स शुरू कर रहे हैं कि लोगों की आर्बिट्रेशन में भी एक्रेडिटेशन होगी। इसके लिए अगले माह भी मैं बाहर से कुछ ट्रेंड आर्बिट्रेटर्स को ला रहा हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, वो भी इस तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है। हमें एक पूल ऑफ आर्बिट्रेटर्स बनाना है, स्पेशली यंग लॉयर्स का बनाना है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी सिखाना है और प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी यहाँ पे बनानी है। तो अगर ये सारे काम यहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे तो फिर आप देखिए कि वकला के लिए भी बहुत आला है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। तो ये हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट की अब ज़रूरत है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब नए आए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान
को कहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम बहुत लंबा है, जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होनी, इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब उनको रिस्पॉन्ड करेंगे कि लो लेजिस्लेटर्स का असल काम है वो तो करते नहीं। ये नवाज शरीफ और इमरान खान अपने झगड़े जो हैं वो लेके अगर लॉन्ड्री कराने के लिए लेके आते हैं कोर्टों में तो क्यों लाते हैं? अभी इनका असल काम तो लेजिस्लेशन करना है। हमने 70 कवानीन है पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ऊपर, उनको रीवैम्प करके कि ये चेंजेस लाएं, इनको दिया हुआ है वो लेजिस्लेशन ही नहीं करते। वो अपना काम करें, लेजिस्लेट करें और हमारे अदारे को जो फंडिंग ज़रूरी है वो भी दें ताकि हम कुछ जजेस की तादाद भी बढ़ाएं और मेरिट सिस्टम इधर हम भी लाएंगे तो ये सिस्टम इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। फिर इसमें से इस तरह की एडीआर जैसी इनोवेशन है तो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। मैं लोगों को होप देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब लॉयर्स के लिए ज़्यादा होप होगी क्योंकि सिस्टम जो है जब डिलीवर करेगा तो लोग आपके पास आएंगे। जो सिस्टम डिलीवर नहीं करता लोग अदालत से बाहर सेटल करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और लोग कहते हैं जी हम खुद ही फिर रिजॉल्व कर लेते हैं, सिस्टम तो रिजॉल्व नहीं कर रहा। तो दुनिया के साथ हमें चलना है। अगर बाकी दुनिया बदल गई हमें भी लीगल सिस्टम को भी चेंज करना है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है सर इस चीज़ में, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है सर इस बात की। जो एडीआर सिस्टम है या मेडिएशन है इसकी अवेयरनेस हमारे लॉयर्स को भी नहीं है सर। तो इसके लिए तो आपको फिर हर सिटी में जो है वो जी इसमें जी मीडिया का भी बड़ा रोल है। देखिए मीडिया के जरिए एजुकेट करना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए। ये जैसे अब आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं बड़ा यूजफुल है लोगों को। हम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू, लोगों ने सुनी नहीं, ये बातें हमें यहाँ पे करनी है, ये बातें हमें बार एसोसिएशंस में करनी है, ये हमें मुख्तलिफ फोरम्स पे करनी है और सबसे ज्यादा अवाम को बाखबर करना है बिकॉज दे आर द वन हु आर द सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब तो ये लोग जो है वो तंग हैं, उनको ये पता ही नहीं होगा कि एक नया निज़ाम भी आ गया तो वो क्या जानेंगे। असल आपके मेरे पे मास्टर वो हैं, जजेस के भी, वकला के भी, ये सारा निज़ाम जो है आम लिटिगेंट के लिए ना। अगर उस लिटिगेंट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा ऐसा निज़ाम किसी काम का नहीं है। और ये बगैर मैं खौफ तरदीद के ये बात कहता हूँ, हम गलत कह रहे होंगे कि जी सिस्टम बड़ा शानदार और डिलीवर कर रहा है। मुझे तो ये लगता है इतनी लंबी प्रैक्टिस करके 10,000 से ज़्यादा मैंने मुकदमे लड़े, मेरा तो ज़मीर जिंदा, मुझे तो लगता है मैं सिर्फ काले कोट की जेब में पैसे डाल रहा हूँ। इंसाफ तो कहीं दूर की कोड़ी है, इंसाफ किधर है? इंसाफ तो मैं आपको एक लाइटर साइड पर बात बताता हूँ क्योंकि दिल रुक के चला हुआ था, डॉक्टर ने कहा ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करनी तो ज़रा लाइटर साइड पर बताता हूँ। मैं अभी नया नया वकील बना था तो एक दोस्त थे मेरे आसिफ जान, वो बाद में जस्टिस आसिफ जान बने। तो मैं हाई कोर्ट का वकील नहीं था, आपको पता है यहाँ पे पहले लोअर कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, फिर हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो वो मुझे हाई कोर्ट ले गए, कहते एक केस कराते हैं। मैं केस करने गया तो 4-5 वकला पेश हुआ, जज साहब ने कोई घास नहीं डाली, वो डिवीजन बेंच था। जैसे मेरे दोस्त की बारी आई वो जाके खड़े हुए। अब वो मेरे जो दोस्त थे उनके वालिद जज रहे हुए थे, उनके ब्रदर इन लॉ चीफ जस्टिस रहे हुए थे। तो जज साहब उनको कहते हैं यस जान साहब व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड दिस इज अ रिवीजन अराइजिंग आउट ऑफ अ जजमेंट ऑफ वेरिएंस। उन्होंने कहा एडमिटेड। उन्होंने कहा व्हाट एल्स? कहता माय लॉर्ड आई एम सीकिंग इंजंक्टिव ऑर्डर आल्सो। ग्रांटेड। बाहर आके तो अपने क्लाइंट को कहते हैं निकालो 500 रुपये, उन्होंने अमले को दे दिए। तो मुझे कहते हैं यार जफ़र वो रात को लक्स के इश्तिहार में बाबरा शरीफ क्या कहती है? मैंने कहा सर क्या कहती है? कहते हैं आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो आई गॉट माई फर्स्ट लेसन कि तमाम लोग बराबर नहीं है, अदालत में चेहरे देख के भी इंसाफ होता है। अब बड़ा लॉयर एंगेज करने के लिए मोटा पास चाहिए, तो इक्वल ग्राउंड तो नहीं है ना जी। तो ये सिस्टम भी फिर इक्वल नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब हमारी तारीख चली है, उसके बाद से कुछ लॉयर्स हैं उन्होंने इतना बेनिफिट लिया, मैं ये सुनता हूँ जी इतने करोड़ रुपए फ़ी, कोई करोड़ों फ़ी नहीं देता। ये करोड़ों एक्सप्लॉयटेशन है या गारंटेड रिलीफ के पैसे हैं, वरना फ़ी तो एक जायज़ होती है। और एक आम वकील है वो मर ही गया, उसको बिल्कुल आप कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अभी मैंने एक अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट में सीख की हुई है, गवर्नमेंट अल्लाह करे पास कर दे। मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोई कन्वेंसिंग जो है वो वकील के बगैर नहीं होगी। अब आप इंग्लैंड वगैरह जाइए, वहाँ पे लॉयर का एस्क्रो अकाउंट होता है, हर डीलिंग जो है उसके अकाउंट के ज़रिए से होती है और उसकी वजह से वकील को पैसे मिलते हैं। यहाँ पे क्वैक्स जो हैं, ये देखें स्टाम्प फरोश और वसीका नवीस कर रहे हैं। अगर लॉयर करेगा तो जायज़ रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ पे तो खांसी मारनी हो लॉयर से नहीं पूछते, जब एक्सपर्ट हम हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी कम्युनिटी को बेहतर पॉजिटिवली रोज़गार दे सकते हैं। ये काम हो नहीं रहा। एक लॉयर अगर बड़ी फ़ी लेता तो उसमें से एक छोटा सा पोर्शन भी यंग लॉयर को देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमें अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना इल्म यंगस्टर्स के साथ शेयर करना है, बीइंग सीनियर्स, और ये करना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप भी ज़रा मेहनत करें, थोड़ा सा वक्त लगता है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, उनके लिए भी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि ये मैं लोगों से बातें करता रहता हूँ, ये बातें कभी बिल्कुल नई लगती होती थी। मुझे 26 साल हो गए
ये तबलीग करते हुए कि अल्टरनेट सिस्टम लाएं, लेकिन अब मुझे होप हुई है क्योंकि अब मेरी बात सुनी जा रही है। और वो भी है, वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ पूरी एक फौज है ऐसे मोटिवेटेड जजेस, लॉयर्स जो मेरे साथ मिलकर इस सिस्टम के ऊपर एक बात कर रहे हैं। यस, हमें तब्दीली चाहिए। और एक बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो ह्यूमन राइट्स के केसेस कर रहे हैं, आप किसी वक्त तशरीफ लाइए, मैं आपको वेलकम करूंगा। मैं उनके साथ काम करता हूं हफ्ते या इतवार को, इवन वो ईद को भी काम करते हैं। आम लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, चीफ जस्टिस साहब एक काम करते हैं कि वो हर महकमे को कहते हैं अपना अपना काम करो, और वो काम जब कर रहे हैं तो करने से 85% लोगों को वहाँ पे अभी तक रिलीफ मिल चुका, मजलूमों को, जो इस निज़ाम से नहीं मिलता। काश उस तरह की मोटिवेशन दूसरे लोगों के अंदर हो। और अभी उन्होंने कई डिस्प्यूट रिजॉल्व किए हैं। ये मसलन ये हमजा का डिस्प्यूट जो शाहद के साथ है, ADR की है चीफ जस्टिस साहब ने। आपने बाबरा शरीफ का उसके मालिक मकान के साथ डिस्प्यूट ADR की है, कोर्ट के अंदर रिजॉल्व की है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, गोइंग लिटिल आउट ऑफ द वे, जजेस बिकमिंग एक्टिविस्ट। ये इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है कि जज को जाके, अब जज साहब जो हैं कई जगहों पे मैं उनके साथ जाता हूँ हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो जाके लोगों के सचमुच जाके मसाइल देख रहे हैं। लोग कहते हैं ना, तो जज को जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, अब बाहर निकल के थोड़ा सा खेलने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे बैठे हुए ये एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस मकान के कमरे कितने, वो तो धात के ज़माने का कानून हो गया। दुनिया बदल गई, हमें सोच बदलनी है। काश चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरह बाकी लोग भी अब मोटिवेट हों। मैं तो ये समझता हूँ कि ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम सब लोगों को ये जो पुराने ये सारे कवानीन है ना जी, इनके अंदर अभी कोई लचक लानी पड़ेगी। और सबसे आखिरी मसला लोगों का वो यही है, और पहला मसला भी है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ उनको बढ़ के दरख्त के नीचे बैठा हुआ एक समझदार आदमी जो किसी मदरसे नहीं गया, अकल की बातें करता है, उनको वो अच्छा लगेगा। अगर इतनी सारी, मैं अकल की बात नहीं कर रहा, बस सुलह की बात नहीं कर रहा, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा है कि दुनिया के अंदर कुफर का माशरा जो है वो तो रह सकता है, जुल्म का माशरा नहीं रह सकता। और नाइंसाफ़ी का माशरा हमेशा जुल्म का माशरा होता है। आप और मैं आइए जोर लगाएं, इस जुल्म के निज़ाम को हमने चेंज करना है। जब ये चेंज होगा तो ये नेकी नेकी है, खैर ही खैर है। आपने अब मैंने मर के अल्लाह के पास जाना है। जब हम जाएं तो कोई ऐसा काम करके जाएं कि खल्क़ खुदा के लिए भला किया, ना कि उनके झगड़े बढ़ाए। खूबसूरत ये आपने बातें की हैं, और डेफिनेटली अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है हमारे मुल्क में तो इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। लेकिन सर, जिस तरह के हमारे क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी बहुत शॉर्ट रह गया सर, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सर जिस तरह हमारा ये माशरा है, हमारे माशरे में जिरगा सिस्टम, वडेरा सिस्टम, ज़ात बरादरी सिस्टम, सर ये बहुत ज़्यादा है। तो सर क्या ये लोग वहाँ बैठे जो अमीर लोग हैं, क्या वो इस चीज़ को समझेंगे कि क्या ये हमारे लिए बेहतर है? बिकॉज वो चाहते हैं जी, वो शरीका बरादरी सिस्टम है वो धकेल देते हैं अदालतों में, चलते रहते हैं, साल भर साल केसेस चलते रहते हैं, और वो लोग खुश होते हैं, जो जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो लोग खुश होते हैं गरीबों को जो है नुकसान पहुंचाकर। सर क्या वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि अगर मसालहती कौंसिल बनती है, इस तरह से हमारे निज़ाम बनता है, इस तरह से हमारे फैसले होते हैं, तो सर उनको समझाना भी तो बहुत ज़रूरी है, उनको तो अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ना? जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मेरा एक बात के ऊपर एक पॉजिटिविटी है दिमाग के अंदर। वैसे तो मैं बहुत ही क्या उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक हो चुका था। मेरा ये ख्याल है टॉप से चीज़ें शुरू होती हैं। अगर आप मिसाल बन जाएं तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। 100-200 लोग भी जो टॉप पे बैठे हुए हैं ना, वो ये कहेंगे जी हमने नाइंसाफ़ी नहीं करनी, हम ये सिस्टम ला रहे हैं। तो बेनिफिशियरी एक बंदा जो नाइंसाफ़ी करने वाला है, उसे लंबा करने में फ़ायदा है ना। तो अगर निज़ाम ही ऐसा है कि उसको लंबा करने नहीं देता तो वो कितनी दूर भाग लेगा। अगर आपका पुलिस का निज़ाम रिफॉर्म हो जाए, और अगर आपके बात सुनी जाने लग पड़े और आपके साथ आसानी पैदा हो जाए, तो ये जो बड़े बड़े पुराने बेनिफिशियरी ऑफ स्टेटस को होते हैं ना, इनको भागना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। वो ज़्यादा देर रह नहीं सकते। सच जो है ना, उसके अंदर ताकत बड़ी है, और इनकलाब जो है कहीं ना कहीं से शुरू होता है, और दुनिया में इसी तरह से हुआ है। हमने देखा है कि एक एक शख्स ने दुनिया बदल दी। मैंने तो ये देखा कि ज़रूरी नहीं जमहूरियत पसंद आदमी हो। यहाँ पे 72 बरस से अनफॉर्चुनेटली कोई A1 किस्म का ना डिक्टेटर आया, ना हमारे पास पॉलिटिशियन अच्छा आया। मोस्टली ऐसे ही थे, हाफ हार्टेड एफर्ट करने वाले 2 नंबर किस्म के लोग। मैंने दुनिया में तब्दीलियाँ आती हुई देखी हैं, वहाँ पे कभी एक बंदा ही सिंसियरिटी ऑफ पर्पस के साथ हाल है। वो जब वो सोच लेगा तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सच जो है उसमें वजन तो बड़ा है ना जी। आपको पता है, आप और हम तंग तो बहुत है ना, कोई खुश तो कोई नहीं है। खुश कहाँ है? खुश तो इस निज़ाम से बिल्कुल भी नहीं है। हम हर रोज़ जब घर से निकलते हैं, मैं तो सुबह उठ के अल्लाह ताला से कहता हूँ, अल्लाह ताला शुक्र है तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी,
फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तूने मुझे मुसलमान घर में पैदा कर दिया, अगर काफिरों के घर कर देता तो क्या करता। तीसरा मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तेरा शुक्र तुमने मुझे आज़ाद मुल्क में पैदा कर दिया, जिनके पास मुल्क नहीं है क्या बनता। और चौथी बात कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है अगर तूने मुझे आज़ाद मुल्क और पाकिस्तान में पैदा किया, साथ वकील बना दिया। अगर मैं वकील ना होता तो लोग मेरे साथ हर जगह ज्यादती करते, कम से कम मैं अपने हकूक के लिए तो लड़ सकता हूँ ना जी। तो आप और मैं लीडर हैं, वकील हर गली मोहल्ले में लीडर, वो पैदा ही लीडर होता है। तो लेट्स स्टैंड अप एंड लीड द पीपल को उनको बताएं कि ये निजाम को हमने चेंज करना है और चेंज हो जाएगा। सर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपका एक नाम है इसमें ADR में और मेडिएशन पाकिस्तान में, जैसे चीफ ऑफ पाकिस्तान जो हमारे हैं वो बहुत जो है रिफॉर्म्स कर रहे हैं और माशाल्लाह वो आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से। इसके अलावा हमारे सिस्टम जैसे जुडिशियल हमारा सिस्टम है, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी है, सर बेसिकली इनको भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। हमें सेमिनार्स मुनक्कद करने चाहिए आप लोगों को, ट्रेनिंग स्किल्स के लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर जो है आप लोगों को अलग अलग सिटीज़ में बनाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को बनाना चाहिए, तभी ये काम हो सकेगा सर। और इस पर स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मेरा ख्याल है ये काम शुरू कहाँ से होगा? लॉ स्कूल से शुरू होगा। जी सर एग्जैक्टली, लॉ स्कूल से शुरू। नंबर 2 आपके बार के अंदर कंटिन्यू लीगल एजुकेशन लानी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें इन सब लोगों का रोल है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये सबको मिलकर जॉइंट एफर्ट करनी पड़ेगी। किसी एक सेगमेंट को आप अगर इम्प्रूव कर देंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपने आज एक नए कानून पे जो है इसको हमें बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एलेबोरेट किया है। खुदा करे कि ये इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांगली हो और लोग इसको समझें, लोग इसको जानें, सिर्फ लोग नहीं हमारे जो बेसिकली जो हमारे लॉयर्स हैं, लॉयर्स कम्युनिटी, वो इसको समझे सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। अगेन आपको हमने दावत दी और आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत सारा आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का प्रोग्राम था ADR क्या है, ADR के जो मकासद हैं वो क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, अगर ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर या फिर हमारे जो कानून है हमारा, इस पर ये अगर हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाए तो इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आम आवाम को। क्योंकि आवाम बहुत तंग होती है जब उनको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो धक्के खाने पड़ते हैं अदालतों में, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। अगर इस तरह का कोई निज़ाम जो है पाकिस्तान में आए तो वो बहुत बेहतर होगा। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। हमारे साथ मौजूद थे मियाँ ज़फ़र इकबाल कलानौरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। की बातें आपने सुनी, उनका एक ब्रीफली इस पर जो है ना आपने उन्होंने जो है बहुत ब्रीफ इस चीज़ को किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा rahmatlaw.com को, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे तमाम प्रोग्राम जिस तरह से हमारे लॉयर्स यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को आपने देखना है, अगर आप किसी सूरत वजह से नहीं देख पाए तो हमारा एक मीडिया चैनल है, मीडिया हमारा पेज है rahmatlaw.com की वेबसाइट पर, उसको आप जैसे ही मीडिया को ओपन करेंगे तो आप हमारे तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स, वो आप सुन सकते हैं, वहाँ सब देख सकते हैं, अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।